जय हिंद दोस्तों। बेटा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इंडिया के हर स्टेट में हर स्टूडेंट इन बातों से परेशान रहता है, जिसमें मेन पॉइंट ये आएंगे हमारे पास में कि नीट एग्जाम इंफॉर्मेशंस होती क्या है। सर बच्चे अलग अलग रिसोर्सेज पर जाते हैं और नीट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और वे ये कोशिश करना चाहते हैं कि हमारे को बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिले, एग्जैक्ट जानकारी मिले, उसमें कोई भी छोटी सी भी गलती ना हो, क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी हमको ले डूब सकती है। हम इस वीडियो में बेटा आपके संग डिस्कस करेंगे कि नीट एग्जाम होता क्या है, इसे कौन कंडक्ट कराता है, इससे बनेंगे क्या आप, इसमें कौन कौन सी हमारे पास में नीट के थ्रू किस किस ब्रांचेस में डॉक्टर्स अपने जा सकते हैं, यानी कि एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया या अन्य डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास में, ये समझ सकते हैं हम। क्लियर, मतलब ये कोर्सेज मान सकते हैं हम कि एमबीबीएस एक हमारा यूजी के अंडरटेकिंग जो है एमबीबीएस है, या फिर हमारे पास में बीडीएस है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और हम जानेंगे कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसमें जब फॉर्म भरते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर इसका सिलेबस क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक आते हैं और उन टॉपिकों का वेटेज कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है, एग्जाम किससे ज्यादा पूछ रहा है, किससे कम पूछ रहा है, सर मुझे कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक कम पढ़ना चाहिए, इन सब की जानकारी हम यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ये भी बताएंगे कि नीट के अंदर हम किस तरीके से 600 प्लस का टारगेट फिक्स कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी की सारी स्ट्रेटजी बेटा आज हम आपके संग डिस्कस कर रहे हैं कटारा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। समझदारी सभी की बन रही होगी। मेरा नाम है इंजीनियर सीवी सर और मैं आपके लिए सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेटा सभी बच्चे ध्यान से पूरी एनालिसिस को देखिएगा, क्योंकि छोटी से छोटी प्रॉब्लम यदि आपको होगी तो दर्द हमको भी होगा बेटा, सही है। तो आइए बेटा हम जानने चाह रहे हैं नीट एग्जाम इंफॉर्मेशन के बारे में कि नीट एग्जाम इंफॉर्मेशन बेटा क्या होती है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है। ये छोटी बेसिक बात है कि एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है, तो इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसी के अंडरटेकिंग पूरा का पूरा नीट जो यूजी होता है, अंडर ग्रेजुएट होता है, और नीट पीजी जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, वो कंडक्ट होता है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है हमारे पास में। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे ये है कि इसको नीट इज कंडक्टिंग नीट एग्जाम फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस। देखो बेटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमबीबीएस सबके बारे में बात करूंगा, व्हाट इज एमबीबीएस, व्हाट इज बीडीएस, सबके बारे में डिस्कशन होगा। और इसे एमबीबीएस मिल सकता है, एमबीबीएस के बाद में बीडीएस मिल सकता है, और एक आयुष मिल सकता है हमारे पास में कोर्सेज। और अब बात आता है नीट का फुल फॉर्म क्या है, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म रहता है। आइए अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज एमबीबीएस। सर एमबीबीएस होता क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास में मास्टर, ये हमारे पास में एमबीबीएस जो है हमारे पास बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। बच्चे बड़ी उल्टी सीधी फुल फॉर्म बताते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमने सोचा कि सारी बच्चों को इन्फॉर्मेशन एक जगह कंपाइल करके दे दी जाए, जिससे उनको पूरी की पूरी सटीक और एक्यूरेट जानकारी उनको पहुंच जाए, उन्हें मिल जाए। समझदारी बन रही है। तो बैचलर ऑफ मेडिसिन यानी कि हम इसमें मेडिसिन में बैचलर हो सकते हैं, और बैचलर ऑफ साइंस इसका फुल फॉर्म है। एक इसके बाद में होती है हमारे पास में एमडी, सही है बेटा। एमडी एमबीबीएस के बाद में करते हैं जो डॉक्टर्स बन जाते हैं एमबीबीएस, यानी कि एमबीबीएस के बाद में हम डॉक्टर नाम लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, प्रीफिक्स जो होगा हमारा वो लग सकता है प्यारे बच्चों। लेकिन इसके बाद में यहां होता है एमडी, ये बैचलर ऑफ मेडिसिन होता है बेटा बी, और यहां पर होता है मास्टर ऑफ एमडी। क्लियर, तो हमारे पास में यहां पर एमडी भी हो सकता है, और एक और कोर्स होता है मास्टर डिग्री का एमएस। समझदारी बन रही है सभी की। तो एक तो हो गया हमारे पास में बैचलर ऑफ मेडिसिन, एक एमडी पोस्ट। ये हमारे पास में ये जो होता है नीट, ये पीजी के थ्रू होता है। अभी आपको थोड़ा सा ये जानकारी नहीं चाहिए, हम जानते हैं अच्छी तरीके से, सही है, लेकिन हल्का फुल्का मैंने आपको आइडियाज में दे दिया। ये क्या होता है, इट इज मेडिकल डिग्री इन द कोर्स टू बिकम अ डॉक्टर, यानी कि एक ऐसा मेडिकल डिग्री है जो कि आपको डॉक्टर बनने के लिए जिम्मेदार बनाता है, सही है। अब बात करते हैं बेटा कि इस एग्जाम की कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि ये एग्जाम कैसे होता है। क्लियर, क्या ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, इसमें कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, इस एग्जाम में कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेटा ये हमारे पास में जो ऑथेंटिक रिपोर्ट बताती हैं, ये हमारे पास में मोड ऑफ काउंसलिंग जो मोड ऑफ एग्जाम जो रहता है वो इसका ऑनलाइन रहता है, यानी कि जब आप एग्जाम देंगे तो इसे ऑनलाइन तरीके से ही आप दे पाएंगे। और इसकी जो काउंसलिंग का तरीका है वो ऑनलाइन भी होता है बेटा, ऑफलाइन भी होता है। इसमें टोटल कॉलेज जो होते हैं वो 942 पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं। एग्जाम ड्यूरेशन जो होता है सबके बारे में अंदर डिस्कशन है, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको। एग्जाम ड्यूरेशन क्या होता है, 3 आवर्स 20 मिनट होता है। सर 3 आवर 20 मिनट को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, इसकी भी चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ सीट जो है बेटा हमारे पास में 1,78,484 1,78,484 सीट्स हमारे पास में इनटेक है अप्रोक्सीमेटली, हल्का फुल्का। आयोग के पास में जब हमारा जो एनटीए है, संस्था एजेंसी जो है, उसके पास में कोई इंफॉर्मेशन जाती है तो हल्का फुल्का इसमें वेरिएशन हो सकता है। अपकमिंग डेट जो अभी आने वाला एग्जाम है 2023 का, उसमें 7 मई इसका एग्जाम है। और
रजिस्ट्रेशन जो होंगे हमारे पास में वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in। प्यारे बच्चों समझदारी बन रही होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि इसकी सर फीस क्या रहने वाली है। तो फीस के आपके सामने आंकड़े रख दिए गए हैं कि जनरल के लिए 1600 हो गया, ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होगा हमारे पास में उसकी 1500 होगी, एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 900 लेगी, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी 900 होगी, और एनआरआई जो होते हैं बाहर के जो होते हैं हमारे पास में उनके लिए जो होगी 8500 फीस होने जा रही है। समझदारी सभी की बन रही होगी। ये आपके पास में बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई कि इस एग्जाम में रजिस्ट्रेशन जब हम करेंगे तो हमारे को ये कुछ आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। क्लियर? वैसे आपको पता होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि सर इसकी मिनिमम एज, बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं मेरे पास में कि सर मिनिमम एज कितनी होती है, किस एज में हम, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं क्लास ड्रॉप कर देते हैं, क्लास ड्रॉप करने के साथ साथ वो कम एज में ही क्लास 12th में अपीयर होते हैं, क्लास 12th कर चुके होते हैं, और उस कंडीशन में बेटा उनको थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो जो गवर्नमेंट और हमारी एनटीए जो है संस्था उसने जो डिसाइड कर रखा है, जो कि नीट को कंडक्ट कराती है, उसने ये बोला है भाई कि 31st ऑफ दिसंबर, क्या बेटा 31st ऑफ दिसंबर कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड अ मिनिमम ऑफ 17 इयर्स ऑफ एज। मतलब 31 सितंबर तक बच्चा जो है वो हमारे पास में 17 साल की कम से कम आयु को पूर्ण कर चुका हो, यानी कि कम से कम 31 दिसंबर को वो 17 साल का तो हो ही गया हो, तभी वो एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। अब आ जाती है हमारे पास में सर इस एग्जाम को देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दूं मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास में या तो 10+2 दो कंडीशंस हैं, या तो आप 10+2 यानी कि 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए हो, समझदारी बन रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए हो जिसे हम पीसीबी कहते हैं, या फिर और उसमें इंग्लिश जो होता है वो आपका एक मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, कोर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड। समझदारी बन रही है सभी की। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, दूसरा इसमें एक टेक्निकल टर्म बच्चों और आ रहा है जिसका नाम आपको दिख रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से भी यदि कोई बच्चा किया हुआ है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन ओपन होता है। समझदारी बन रही है सभी की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है बच्चे लास्ट टाइम पर बहुत भागते हैं, हमने सोचा भागेंगे नहीं, हमारा स्टूडेंट एक नहीं भागेगा और कहीं और का भी स्टूडेंट नहीं भागने देंगे यदि उसने इस बात को समझ लिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है ड्यूरिंग दी फिलिंग दी फॉर्म। बेटा है कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो कौन कौन से फॉर्म आपके लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे मेन पॉइंट देखिए, ध्यान से समझिए, मोस्टली हर बार रजिस्ट्रेशन जब होगा तो जो हमारा नीट एग्जाम है उसके लिए ये नीडेड पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहली बात, पास फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से, कि सबसे बड़ी गलती कर देते हैं हम कि 2 से 3 फोटो खिंचवा लेते हैं, ले आते हैं, थोड़ा सा अंतर आता है मनी का, लेकिन बेटा आप कम से कम बता रहा हूं 25 to 30 अपने पास एक पैकेट के फॉर्म में रखिए, एक ही फोटो जो आपके करंट में खिंचे हुए हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के दौरान फिर आगे जब तक जाते जाएंगे, काउंसलिंग यदि आप ऑफलाइन मोड में कराएंगे तो वहां पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पर भी फोटो की नीड पड़ सकती है आपको, और पड़ती ही है। बाद में बच्चे प्रॉब्लम आते हैं, भागते रहते हैं, तो एक संग आप रख सकते हैं अपने पास। दूसरा है क्लास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, लेकिन ये उसके लिए है जो पास आउट है, और जो पास आउट नहीं है अपीयर्ड है तो उसके पास में हम रख सकते हैं आर रिजल्ट अवेटेड, यदि रिजल्ट नहीं आया है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नीट का एग्जाम जो होता है वो मई में होता है और जून जुलाई के अंडरटेकिंग हमारा काउंसलिंग प्रोसेस होता है, तो तब तक तो हर बोर्ड की या हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं संस्थाएं, वो सभी के सभी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट्स दे देती हैं, मतलब रिजल्ट आ चुका होता है। समझ में आ रही है सभी को। अब इसके बाद में बात करते हैं 12th का रोल नंबर, जो कि आप जानते हैं। वैलिड मोबाइल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती होती है, वैलिड मोबाइल नंबर। क्यों? उसका रीजन ये है कि बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में रैंडम नंबर दे देते हैं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन बाद में यदि उनका नंबर वो बंद हो गया तो उस पर ही पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होगा, सारे के सारे मैसेजेस और ओटीपी जो इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म भरने के दौरान होता है, काउंसलिंग में भी इसकी नीड पड़ती है हमारे को, वन टाइम पासवर्ड जिसे कहते हैं। तो इसीलिए बेटा वैलिड मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल एड्रेस आपको जरूर देना है, जो कि आपका परमानेंट हो। यदि आपके पापा के पास में वैलिड, क्योंकि पापा मम्मी का तो मोबाइल नंबर वैलिड ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, मतलब वैलिड का इन द सेंस कि वो चालू रहे हमेशा। समझ में आ रही है सभी को। तो वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद में आता है आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या क्या लगा सकते हैं, आइदर वोटर कार्ड लगा सकते हैं आप, क्लियर, या फिर आप अपना आधार कार्ड, मोस्टली सब पर आधार कार्ड होता है, या पासपोर्ट मोस्टली कम होता है लोगों पर, बट आप आधार कार्ड और वोटर कार्ड तो कम से कम लगा ही सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अपने सिंपल सिग्नेचर करना, कोई अकाउंट नहीं खोलने जा रहे हो बच्चों आप सिंपल सिग्नेचर करना, जो कि आपका नाम है, जिससे आसानी से आप जो लिख रहे हैं वो आगे भी काम में आ सके, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां भी सिग्नेचर मिलवाए जाएंगे। सारा का सारा बायोमेट्रिक सिस्टम होता है वहां पर, दैट मींस बायोमेट्रिक इन द सेंस कि वहां पर डिजिटलाइज होता है। यदि आपने थंब लगाया तो वो पूरा का पूरा स्कैनिंग जब होती है आपकी, समझदारी बन रही है सभी की, सही है। तो वो सब चीजें प्रॉब्लम करती हैं। जो सिग्नेचर वगैरह बहुत स्टैंडर्ड है, आप बनाकर रखिएगा अपने कि सिंपल सिग्नेचर रहना चाहिए। और कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर का है, नीड टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। यदि आप जेके के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, और आप जो पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। समझदारी सभी की बन गई होगी कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या नीड हमारे को है। इसके बाद में जाने की कोशिश करते हैं कि
मिनिमम मार्क्स हमारे को कितने चाहिए, यानी कि क्लास 12th में हमारे पास कितने मार्क्स कम से कम हो जिससे कि हम नीट के एग्जाम को देने के एलिजिबल बन जाएं बच्चों। तो आप समझिए जनरल स्टूडेंट यदि होगा तो उसके 50%, ओबीएस एसटी का होगा तो उसे 40% और पीडब्ल्यूडी होगा तो 45%। और एक सबसे शानदार बात, बच्चे हर जगह बात देखते हैं समझते हैं कि मैं कितने अटेम्प्ट दे सकता हूं, मैं कितने अटेम्प्ट दे सकता हूं, तो आप ध्यान से समझिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है नीट, आप कितने भी अटेम्प्ट यहां पर दे सकते हैं। समझदारी बन रही है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट का ये कॉन्सेप्ट है। बस मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 31 दिसंबर तक आप 17 साल के कम से कम हो चुके हो, इससे ज्यादा हो कोई इशू नहीं है नीट को, सही है। अब बात आती है बच्चों यहां पर हमारे पास में कि नीट एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, नीट एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होता है, अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। नीट एग्जाम पैटर्न में देखो बेटा, सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन की यदि मैं बात करूं तो ऑफलाइन होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं यानी कितने समय का होता है तो 3 आवर्स 20 मिनट का होता है बच्चों। इसके बाद मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की यदि बात करूं तो एमसीक्यू टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 200 एप्लीकेबल होते हैं और 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपका दिमाग यहीं पर फंस रहा होगा कि सर ये क्या मैटर है, 200 आ रहे हैं 180 करने हैं, यानी कि इसमें कुछ छूट भी मिल रही है 20 क्वेश्चनों की। यस बेटा, एग्जैक्टली छूट मिल रही है, मैं बताऊंगा आपको कहां मिल रही है, समझिए। 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 720 जो है हमारे पास में वो क्या है बेटा, मार्क्स हैं। तो इसका मतलब 720 का यदि हम 180 में यदि डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास में ईच क्वेश्चन का जो वेटेज आता है हमारे पास में वो 4 मार्क्स का आ जाता है। कितने मार्क्स का आ जाता है, 4 मार्क्स का हमारे पास में वेटेज आ जाता है। समझदारी सभी की बन रही होगी। अब बात आती है हमारे पास में कि इसमें मार्किंग स्कीम क्या होती है। मार्किंग स्कीम पर भी बच्चे परेशान रहते हैं। तो बेटा यदि आप सही क्वेश्चन करोगे तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, और यदि आप गलत क्वेश्चन करोगे ना तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। समझदारी बन रही है सभी की, तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है बात। अब बात करते हैं हमारे पास में डिटेल्स ऑफ द नीट पेपर। क्या क्या डिटेल्स है हमारे पास में नीट पेपर के लिए, ये जानने की कोशिश में लग जाते हैं। सही है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सेक्शन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें नीट एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सर कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, सर फिजिक्स कितने नंबर का आता है, केमिस्ट्री कितने नंबर का आता है, बायोलॉजी कितने नंबर का आता है। ये सारे क्वेश्चनों का मैं अभी यहां पर शट डाउन करने वाला हूं। मैं सभी क्वेश्चनों को शट डाउन कर दूंगा। आप सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी उठ रहे होंगे बस केवल और केवल दिमाग से समझिए कि हो क्या रहा है नीट में। देखिए तो आप 10 पेज पढ़ेंगे, हम सिंगल पेज में आपको सारी बात बता जाएंगे। सही है, आइए देखो बेटा, सबसे पहले नंबर ऑफ सेक्शन। नीट एग्जाम जो होता है उसमें 3 सेक्शन आते हैं। मतलब नीट एग्जाम का जो नीट यूजी जो होता है जिससे आप एमबीबीएस करते हैं, समझदारी बन रही है, तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसा मान सकते हैं आप लोग। क्लियर, या आप 3 सेक्शन मान सकते हैं 1 2 3। सही है, क्योंकि मैंने ए बी में उसे बांटा हुआ है। तो 1 2 3। अब 1 2 3 में एक सेक्शन होगा फिजिक्स, दूसरा होगा केमिस्ट्री, तीसरा होगा बायोलॉजी। क्लियर है सभी को। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है 720 क्वेश्चन है और 720 मार्क्स है और 180 हमारे पास में कितना है, क्वेश्चंस हैं। अब 180 क्वेश्चंस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 जगह, जिसमें आपको बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल आधा डिस्ट्रीब्यूशन है और आधा डिस्ट्रीब्यूशन इधर है। मतलब 45 क्वेश्चन इधर, 45 क्वेश्चन इधर, 90 क्वेश्चन इधर। 45 का मतलब हो गया कि 180 मार्क्स हो गया, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन एट द रेट ऑफ 4 मार्क्स हो गया हमारे पास में। तो 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स है, 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स है। मतलब कहने का ये कि बायोलॉजी पूरा का पूरा 360 मार्क्स ले रहा है और ये टोटल मिलकर 360 ले रहा है, क्योंकि बायोलॉजी के अब आगे ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास में जो फिजिक्स सेक्शन होगा वो सेक्शन ए में और सेक्शन बी में बटा हुआ होगा, सेक्शन ए और बी में। ऐसे ही केमिस्ट्री भी सेक्शन ए सेक्शन बी में होगा। बायोलॉजी 2 पार्ट में बटेगा, क्योंकि इसमें एक जंतु विज्ञान होता है, एक वनस्पति विज्ञान होता है, जिसे हम एक को जूलॉजी कहते हैं तो दूसरे को बॉटनी कहते हैं। तो जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी भी सेक्शन ए सेक्शन बी में, बॉटनी भी सेक्शन ए सेक्शन बी में बटा होगा। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि सर फिजिक्स में सेक्शन ए सेक्शन बी, केमिस्ट्री में सेक्शन ए सेक्शन बी, बायोलॉजी में सेक्शन 2 पार्ट में होगा, जूलॉजी बॉटनी होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी होगा, और बॉटनी में भी सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। अब बात आती है कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, यानी 35 क्वेश्चन जो होंगे वो 140 मार्क्स को कैरी करेंगे। सही है, लेकिन सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन, और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, ओनली 10 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि यहां पर आपको मिलता है क्या, चॉइस करने का मौका, कि आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, छोड़ना ही है, मतलब छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ना ही है। क्लियर, क्यों छोड़ना है, क्योंकि आपके पास में 45 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट, इसमें 35, इसमें 10 क्वेश्चन, तो यू विल गेट द, यदि आप टोटल करेक्ट करते हैं तो 180 मार्क्स इसमें फिजिक्स में आप अचीव कर सकते हैं। केमिस्ट्री में बात करें तो सेम पैटर्न है सेम पैटर्न है, 35 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो होगा हमारे पास में वो आपको ऐसा करना है। यहां आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी सेम पैटर्न है, 45 क्वेश्चन होगा, 35 क्वेश्चन आपको करना ही है। मतलब कहने का मतलब है कि सेक्शन ए में सभी को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। 35 क्वेश्चन सब में आ रहे हैं, सब में आ रहे हैं, सबको करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी सब में सेक्शन ए करना है, और सेक्शन बी में से आपको क्या करना है बच्चों, क्या करना है, आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपके 180 क्वेश्चनों का कंटेंट होगा और 720 मार्क्स टोटल आपके रिसीव हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं, ऑब्टेन हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं इन नीट एग्जाम। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे पास में अभी सबके बारे में डिस्कशन है, बहुत बढ़िया ऑथेंटिक चीजें हैं बेटा। ये बहुत बच्चे 10 जगह भागते हैं, हम देखो इंपोर्टेंट बात क्या है ये तो पता है ना, इस सेक्शन है। क्लियर है सभी को। चलो अब बात करते हैं हम यहाँ पर बात में नीट सिलेबस और उसका वेटेज।
यानी कि नीट का सिलेबस क्या है और उसका वेटेज क्या है। बेसिकली क्या है, नीट के सिलेबस को जो पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। रिकमेंडेड बुक्स भी जो हैं वो एनसीईआरटी हैं, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं। यहाँ पर फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और हमारा बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी दो पार्ट में बटेगा, जूलॉजी और बॉटनी में बटेगा। अब बात आती है हमारे पास में, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास में फिजिक्स का क्या सिलेबस है, फिर हम सीखेंगे केमिस्ट्री का क्या है, फिर हम सीखेंगे बायोलॉजी का क्या है, फिर हम देखेंगे वेटेज क्या है इन सबका। देखिए सबसे पहली बात आपको देखिए, सबसे पहला फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट की यदि हम बात करें, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट की यदि हम बात करें तो यहां पर हमारे पास में क्या आने वाला है। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट की बात करें तो हमारे पास में यहां पर 2% का वेटेज है। कितने परसेंट का? 2% का वेटेज है हमारे पास में। क्लियर है सभी को? यदि हम कहें कि अब हमारे पास में फिजिक्स 180 मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स का आता है? 180 मार्क्स का आता है। तो मतलब यह है कि लगभग 2% का मतलब हो गया 3.5 नंबर तक का इसमें से बन जाएगा। 3.6 आ रहा है लगभग वैल्यू निकलकर, लेकिन आपका कितना आएगा? लगभग 3.5 नंबर तक का, मतलब 3 से 4 के बीच में हमारे पास में यहाँ क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। मतलब कम से कम एक क्वेश्चन तो इसमें से बनेगा ही बनेगा। समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स का देखें तो 3% का आ रहा है, तो 3% का मतलब हो गया आपके पास में कितना? लगभग हो गया 5.5 नंबर का। सही है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। यदि आप परसेंटेज का मार्क्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक फैक्टर बता देता हूं कि आप कैसे निकालेंगे, मतलब कितने मार्क्स का आ रहा है लगभग। सही है, तो आप ऐसा करिएगा, 1.8 का मल्टीप्लाई करिएगा परसेंटेज में। सही है, तो आपको उसका मार्क्स पता चल जाएगा। सही है, ऐसा कर सकते हो आप, है ना। ओके, अब लॉज ऑफ मोशन की इंपॉर्टेंस देखिए, जिसमें आप जानते होंगे काइनेमेटिक जानते हैं, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो बेसिकली रहती हैं, क्वेश्चन ऑफ मोशन रहता है तो वो इसमें पढ़ते हैं। लॉज ऑफ मोशन आप जानते हैं, न्यूटन्स के जो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वहां पर हमारे पास में एक फॉर्मूला फेमस आता है, F बराबर m, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो सबकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलती है। पुले प्रॉब्लम जो होती है वो यहाँ पर मिलती है, स्प्रिंग प्रॉब्लम जो होती है वो मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद में आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर आता है, जो कि 4% वेटेज रखता है अपना। लगभग अच्छा परसेंटेज है बेटा, 4% बहुत अच्छा परसेंटेज है। लगभग हमारे पास में 7 से 8 नंबर तक का इसमें मिल जाता है हमारे पास में। वर्क है, एनर्जी है, पावर है। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पर कोलिजन थ्योरी जो होती है, दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं तो उसकी भी कॉन्सेप्ट होती है। पावर होती है, P = F/d, ये सब कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी की बात करूं तो रोटेशन मोशन से रिलेटेड बातें होंगी, उसका वेटेज 5% होगा, जो कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोस्टली हर एग्जाम जो भी कॉम्पिटिटिव होता है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला होता है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड द रिजिड बॉडी। बच्चों अब बात आती है ग्रेविटेशन, जो कि बहुत फेमस होता है, लेकिन इसमें वेटेज जो है इसका बेटा कम है। कितना है? ओनली 2% है। इसके बाद में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की बात करते हैं, जिसमें हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, यंग मॉडुलस करते हैं, बल्क मॉडुलस करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी करते हैं। इन सब का डिस्कशन जब करते हैं तो हमारा 3% इसमें आ जाता है। थर्मोडायनामिक्स की बात करें हम, ऊष्मा गतिकी जिसे कहते हैं देख रहे हो 9% वेटेज रख रहा है बच्चा। 9% का मतलब समझ रहे हो ना कितना ज्यादा हो गया है। लगभग 15-16 नंबर का भैया इसमें से बन रहा है, 15-16 नंबर का इसमें से बन रहा है। तो कौन बच्चा ऐसा होगा जो थर्मोडायनामिक्स को छोड़कर जाएगा? है बोलो, नहीं छोड़ेगा ना कोई। ऑसिलेशन एंड वेव एंड द बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैस, केटीजी बोले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक बोले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब यहां पर बात करें तो इसका वेटेज कितना है हमारे पास में? 3% है हमारे पास। और ऑसिलेशन एंड द वेव्स की यदि बात करें हमारे पास में तो इसका भी वेटेज कितना है हमारे पास? 3% है। क्लियर सभी को? और बात यदि हम इसमें देखें और अपनी और देखें हम इसमें बात क्लास 12th की यदि हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका वेटेज देखो आप बेटा 9% तक का प्रॉब्लम आ रहा है। तो कौन छोड़कर जाएगा? अब ये 2-2% वाले जो हैं, एक ये चैप्टर है और एक ये है कि उसे 4 गुना 4 टाइम 9%, 8%, 10% देख रहे हो वेटेज। करंट इलेक्ट्रिसिटी की यदि बात करें तो 8% वेटेज लगता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो 5% वेटेज लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो 5% वेटेज लगता है बच्चों। अब देख रहे हो ऑप्टिक्स देखो 10% देख रहे हो। अब इसमें सबसे ज्यादा भैया मैक्सिमम तो यही बैठ रहा है। इसका मतलब प्यारे कि आपको कम से कम हम बताएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके जाना है, छोड़ना नहीं है। इसे भी नहीं छोड़ना है, इसे भी नहीं छोड़ना है। ये सारे के सारे कोर हैं, यहां से पेपर हमारा आएगा ही आएगा। इसे छोड़ा तो मतलब समझ लीजिए कि हमने रिजेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करना है तो कोर जो इंपॉर्टेंट है, जो हर साल ट्रेडिशन बने हुए हैं कि आने ही आने हैं क्वेश्चंस, उनको तो बेटा अटेम्प्ट करके ही जाएंगे, याद करके जाएंगे, समझ कर जाएंगे, उस फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद रखेंगे। समझदारी सभी को बन गई होगी। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात और देखिए, क्लास 11th का जो वेटेज है वो 37% बैठ रहा है और जो क्लास 12th का जो वेटेज है उसका 63% बैठ रहा है। इसमें हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन हो सकता है, ±3%, 4%, 5% तक ये चलता रहता है हर साल, कि कभी इसमें 40% हो गया तो इसमें 60% हो गया, इसमें 42% हो गया तो इसमें घट जाएगा। हल्का फुल्का चलता रहता है, लेकिन इसका ज्यादा रहता है क्लास 12th का, वो क्लास 12th वाले सेक्शन का ज्यादा रहता है फिजिक्स वाले पोर्शन में। समझदारी बन रही है सभी की? अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपने प्यारे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझ लीजिएगा कि केमिस्ट्री में 11th का जो पोर्शन है,
11th का जो पोर्शन है उसका वेटेज जो है वो 45% बैठ रहा है, लेकिन जो 12th का सिलेबस है उसका वेटेज 55% बैठ रहा है। 12th वाले का थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है केमिस्ट्री के 11th वाले सेक्शन से। अब बात करते हैं सर इसमें क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट इसमें बहुत फेमस होता है और इसमें कुछ बेसिक कंसंट्रेशन का भी डिस्कशन होता है। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वेटेज बहुत कम है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और चैप्टर को समझाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 2% वेटेज है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ओनली 2% वेटेज है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा शानदार चैप्टर जिसे बोलता हूं मैं वो है 5% वेटेज रखने वाला, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि एक चैप्टर कम भी आए लेकिन सबसे ज्यादा इसी को पढ़ते हैं, क्योंकि सारे चैप्टरों की नींव इस चैप्टर पर रखी होती है, बैकबोन ये चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों। इसके बाद में स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें बॉयल्स का लॉ, चार्ल्स का लॉ, गैलुसेक का लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन आती है, उसके बारे में देख रहे हैं कि ओनली 2% आ रहा है, लगभग एक क्वेश्चन बन रहा है। 2% मतलब लगभग एक क्वेश्चन है, 4% लगभग मतलब समझदारी बन रही है ना सभी की। देखो इधर थर्मोडायनामिक्स की यदि बात करें तो देखो थर्मोडायनामिक्स अपने आप में एक अल्टीमेट है भैया। ये हमारे पास में 16 मार्क्स तक का पोर्शन, हमारे 14, 15, 16 नंबर तक का ये पोर्शन ले रहा है। इक्विलिब्रियम की देखें बात तो 6% है। इक्विलिब्रियम में दोनों इक्विलिब्रियम शामिल है हमारी, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था तथा आयनिक साम्यावस्था दोनों ही इसके अंदर आ रही हैं प्यारे बच्चों। आता है रेडॉक्स का नंबर, रेडॉक्स हमारा 3% आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे छोड़ना मत, लेकिन क्योंकि एस पी डी एफ चारों ब्लॉकों को पढ़ाने में जिम्मेदार होता है। हाइड्रोजन की बात करें ओनली 3%, ये 2% भी कभी कभी हो जाता है। एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें जिसे हम केवल देखो इसका परसेंटेज कितना है, ओनली 2%, एक क्वेश्चन आने की संभावना है। इसका आधा पार्ट तो 11th में आता है एस ब्लॉक पी ब्लॉक का, जिसमें हमारे पास में थर्ड ए ग्रुप के बोरोन फैमिली आती है और कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन इससे आगे के जो होते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स मेंबर्स होते हैं उनकी एनालिसिस क्लास 12th में आती है। तो केवल पी ब्लॉक का 2% डिस्कशन होगा। 11th में जो है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स की यदि मैं बात करूं तो बेटा इसमें हमारे पास में आईयूपीएसी हो जाता है, आइसोमेरिज्म हो जाता है और प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसी टॉपिक के अंदर आती है जिसका वेटेज 4% होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की जिसका वेटेज कितना होता है, 3% होता है। और हम बात करें यदि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की तो इसका वेटेज कितना होता है, 2% होता है। और इस तरीके से टोटल जो होता है वो 45% हमारा वेटेज रखता है किसका, क्लास 11th का केमिस्ट्री वाला पोर्शन। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अगला बच्चा, अब बात करते हैं क्लास 12 के जो टॉपिक है उसका क्या क्या वेटेज है। क्योंकि बच्चों एक बात आप याद रखना कि बच्चे उन चैप्टरों पर ज्यादा अपना समय देते हैं जिसका वेटेज बहुत कम होता है, और उन चैप्टरों को छोड़ दिया करते हैं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, जिससे उनके एग्जाम के आंकड़े बेटा बिल्कुल गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नॉन इंपोर्टेंट इतना पढ़ लिया होता है कि इंपोर्टेंट पढ़ने का उनके पास में टाइम ही नहीं होता है, समझदारी नहीं होती है, और जब हम पर समझ ही नहीं होती है इसी कारण से हमारे से एग्जाम में मार्क्स कम आता है। हम टारगेटेड मार्क्स से बहुत पीछे ही निपट कर रह जाते हैं, वो जो कि हमारे कटारा एकेडमी का स्टूडेंट कोई नहीं करता है और आप भी नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, आइए सॉलिड स्टेट की बात करें प्यारे बच्चों तो यहां पर ओनली 2% है, लेकिन सॉल्यूशन जो है जिसमें सारी कंसंट्रेशन होती है, याद आ रहा होगा अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, 5% होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो होता है हमारे पास में चैप्टर उसमें 2%, बहुत कम वेटेज है इसका। केमिकल काइनेटिक्स का तब भी सही है। तो देखो बेटा हमारी बात है कि केमिकल काइनेटिक्स का 3% वेटेज है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना उसका वेटेज कम है, लेकिन देखो केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री देखो इन तीनों चैप्टरों दोनों का देखो बच्चे बहुत ज्यादा हमारा यहाँ पर टाइम लेते हैं इन चीजों को समझने में कि सर ये वाला चैप्टर छोड़ू नहीं छोड़ू। सरफेस केमिस्ट्री देखो ये कितने छोटे छोटे, लेकिन हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर वेटेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटा वेटेज मिलकर एक बड़ा वेटेज बनाएगा और वही हमारे को रैंक दिलाएगा, वही हमको टॉप कराएगा, और टॉपर की हमको नीड है और आपको भी बनना है टॉपर प्यारे बच्चों। आइए फिर देखते हैं आगे पी ब्लॉक का। देखो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंस है, पी ब्लॉक 2% तो ये था और बच्चा 5% ये था। टोटल पी ब्लॉक जो है हमारे पास में वो 7% तक का हमारे पास में आता है, लगभग 14 नंबर तक का हम यदि माने 12-13 नंबर तक का बैठ जाएगा हमारे पास में, सही है। तो 3 क्वेश्चन तो कम से कम मान ही लीजिए पी ब्लॉक के। डी और एफ ब्लॉक की यदि बात करें तो 4%, लगभग 2 क्वेश्चन के करीब की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो कितना बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9%, 9% तक का वेटेज ले रहा है। 9% एक जबरदस्त होता है। यदि किसी बच्चे ने इनको छोड़ा हमारे पास किसको, 5%। और देखो और भी बता दूं, पहले हेलो एल्केन है, हेलो अरीन है, वो 3% रखते हैं। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो होते हैं वो 4% रखते हैं बच्चा। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड 4% है। इस तरीके से आप देखो तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन समय नहीं हो किसी के पास तो जितने भी परसेंटेज 5 और 5 से ऊपर के हैं, 5 और 5 से ऊपर के परसेंटेज वाले, उसमें से किसी को छोड़कर मत जाना, ये बहुत बड़ा अलर्ट दे रहा हूं मैं आपको, सही है। तो आइए अब बात करते हैं हम अपने किसकी, बायोलॉजी सिलेबस वेटेज की। बायोलॉजी में क्लास 11th का देखो यहाँ पर 11th वाला सेक्शन जो है वो 54% का कह रहा है, यहाँ पर 46% का कह रहा है, जिसमें पहला है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जिसका वेटेज 14% है। बहुत बड़ा चैप्टर है बट ये सही है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स 5% होता है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन
बेटा 9% सेल के बारे में पूरी एनालिसिस जहां होती है वो देखिए 9%, प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट एनालिसिस की यदि बात करते हैं तो 6%, और देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं जो कि नीट है डॉक्टर्स को भाई, तो उसकी 20% वेटेज और टोटल 54% होता है हमारे पास क्लास 11 सेक्शन का पार्ट। और बात आती है रिप्रोडक्शन क्लास 12 वाला सेक्शन में से तो 9%, और देखिए जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है 9%, 18% हो गया बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेयर जो हो जाएगा 9% हो जाएगा। और इस तरीके से हम यदि देखें, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इसका वेटेज थोड़ा कम है, नो डाउट कम है, दिख रहा है वो हमको एग्जाम में आ कम रहा है, लेकिन ये आज का रीसेंट टॉपिक है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसके भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहते हैं। आगे आती है बात इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जिसका वेटेज हमारे पास में कितना है 6% है, समझदारी बन रही है, तो टोटल 46% है। मेरा मानना पर्सपेक्टिव ये है कि जिस बच्चे को रैंक बढ़िया करनी है बायोलॉजी वाले सेक्शन को तो बेटा छोड़कर जाना ही नहीं है। बायोलॉजी में तो बहुत सी स्टैंडर्ड आती हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, यदि जिसका डेप्थ नॉलेज होगा वही फोड़ पाएगा, नहीं तो आप जानते हैं वो क्या हो जाएगा। सही है, तो आइए अब बात आती है कि नीट के एग्जाम में कैंडिडेट्स कितने अपीयर होते हैं। हर साल का जो आंकड़ा है हमारे पास में जो ऑफिशियल वेबसाइट से हमारे को प्राप्त हुआ है उसमें कैंडिडेट्स अपीयर जो होते हैं लगभग 18 लाख के आसपास होते हैं। अब इस बार का तो पता नहीं है, अभी लगभग लास्ट वीक ऑफ फेब बोल रहे हैं हमसे कि उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा नीट का, ओके, बट अभी टेंटेटिव है, अब आने दो। सही है, अब देखो 1 तारीख तो होगी, मार्च तो आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया, लेकिन आ जाएगा इस वीक के अंदर अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो नीट यूजी के लिए आएंगे। क्लियर, और हो सकता है टेंटेटिव होगा तो भाई बढ़ भी सकता है, ये तो एनटीए जो एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उस पर डिपेंड करता है प्याचो। अब बात आती है कि सीट्स कितनी है, लगभग अप्रोक्सीमेटली डेटा है 1 लाख एमबीबीएस प्लस बीडीएस की सीट है हमारे पास में डेंटिस्ट बनने के लिए और डॉक्टर एमबीबीएस आप जानते हो। क्लियर, तो ये है हमारे पास में डेटा। लेकिन अब बच्चों बात करता है हमसे सर 18 लाख है हमारे पास में सर, 18 लाख है हमारे पास में सर, और 18 लाख में से सर आप बताइए आप मुझको कि सर मेरे को कैसे मिल पाएगी, इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं। बेटा इसमें बच्चे जरूर इतने बैठ रहे हैं लेकिन सब बच्चे बिल्कुल कंप्लीट प्रिपेयर्ड होकर नहीं आते। 18 लाख में से आप 10% से 20% लगा लो, मतलब 1,80,000 से 3,60,000 तक का ही बच्चा है जो पढ़कर आ रहा है और उसको एग्जाम फोड़ना है, और वही बच्चा बेटा 1 लाख के अंदर सीट लेकर एमबीबीएस और बीडीएस में जाएगा और डॉक्टर बनकर अपने माता पिता अपने गुरुजनों और अपना स्वयं का सीना गौरवान्वित करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बच्चों आपको बताऊं कि इसके अंदर एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर यदि हम बात करें 1 लाख सीट है, लेकिन हमको तो केवल 1 दे दीजिए सर, और 1 हम ले लेंगे, छीन लेंगे। समझदारी बन रही है सभी को, तो इस तरीके से हम यहां पर ये बातें करेंगे। आगे देखिए बेटा, अब बात आती है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे ज्यादा आता है मेरे पास, पता नहीं कितने मैसेजेस रहते हैं जिसमें बच्चे ये पूछते रहते हैं सर हाउ कैन इंप्रूव ऑफ माय मार्क्स, सर हाउ कैन वी गेट द 600 प्लस मार्क्स सर, उसका क्या एक रामबाण है। तो मैं आज आपके साथ रामबाण भी एक शेयर करने जा रहा हूं, एक जिसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसे ब्रह्मास्त्र मान लीजिए आप नीट एग्जाम। देखो इधर सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। सही है, तो देखो सबसे पहले आपको यदि 600 प्लस मार्क्स यदि आपको चाहिए, 600 प्लस मार्क्स चाहिए, तो सबसे पहले सिलेबस ढंग से देखें सिलेबस में क्या है जो मैंने बताया आपको, फिर देखें कौन सा सिलेबस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्का फुल्का यदि कोई क्वेश्चन है जिसे आ ही नहीं रहा है उसे लीव कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं यदि समय है तो लीव मत करिएगा। अब बात आती है अगली कि क्लास नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। बेटा जिस पर आपने 8 महीने 10 महीने 16 महीने 20 महीने 24 महीने 11 12 में तैयारी पर किया है, नोट्स अच्छी तरीके से करा है, और यदि आपने उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं किया है, क्योंकि नोट्स ही आपके टीचरों को दिया जाने वाला है वह महाज्ञान होता है, एक जबरदस्त ज्ञान होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, जिससे आप बड़े से बड़े एग्जाम को फोड़ सकते हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं नीट एग्जाम की, उसको फोड़ सकते हैं। पहले कम से कम आपको 5 से 6 बार अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना चाहिए। मेरा सबसे पहला सुझाव यही है, क्योंकि नोट्स के अंदर आपके टीचर ने जहां भी आप पढ़े हैं, कहीं भी पढ़े हैं आप, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करें। मैं बार बार बोल रहा हूं, सेल्फ रिवीजन होता है, इसमें स्वाध्याय करते हैं, टॉपिक वाइज करते हैं, उसके लिए मैं अलग एनालिसिस रखूंगा कैसे करना है अपने नोट्स रिवीजन, उसका सबका क्राइटेरिया है मेरे पास में, अपना जो अनुभव है वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, जिससे हमारा हर स्टूडेंट जो है वो विजयी पथ पर आए। अब बात आती है स्टडी मटेरियल जो है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत 8-10 किताब ले आते हैं घर पर मार्केट से, किसी से पूछा इसमें अच्छा ले आए, इसमें अच्छा ले आए। बेटा नहीं करना है ऐसा कुछ भी। आपको क्या करना है, आपको जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हैं, उस पर आप जाइए, उसका साइट है ना, जो भी होगा उसका मटेरियल होगा, उस इंस्टीट्यूट ने आपको जो भी हेल्प करी है, जो भी स्टडी मटेरियल दिया है, वहां जाइए, उनसे अटैच रहिए और उसको सॉल्व करिए केवल और केवल। ये नहीं है कि आप सर ये तो था ही नहीं सर, ये तो मेरे पास है ही नहीं है। कोई बच्चा मुझसे पूछने लग जाएगा सर ये तो है ही नहीं है मेरे पास में, मैंने कहा नहीं है, ओके सर मैंने तो सेल्फ स्टडी करा है, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया। तो मैं आपको बता दूं,
आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एनसीईआरटी सोर्स लीजिए और किसी भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की एक सिंगल बुक लीजिए। 4 बुक से बढ़िया है एक सिंगल बुक जो कि परफेक्ट हो, क्योंकि ज्यादा सोर्सेस यदि होते हैं, सोर्स यदि हमारे पास ज्यादा होंगे, हम कंफ्यूज होंगे, हमारे पास समय नहीं होता है इतनी सारी, क्योंकि एक ही पॉइंट को 4 तरीके से अलग अलग तरीके से लिख दिया जाता है, हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये एक ही है अलग है। इसका आपको अनुभव नहीं होगा क्योंकि आप अभी बिगिनर होते हो, इसीलिए बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे हमारे, इसीलिए बेटा ये काम आपको नहीं करना है। अब बात आती है कि एक सबसे बड़ी बात है, आपका जब सिलेबस पूरा का पूरा खत्म हो जाए तो आप एक क्या करें, ज्वाइन रेपुटेटेड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, यानी कि किसी भी बढ़िया से इंस्टीट्यूट की आप एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, किसी की भी जो आपको अच्छी लगे, सही है। इसके बाद में आता है सोर्स क्या है, ओनली एनसीईआरटी और लिमिटेड रिसोर्स। एक इंपॉर्टेंट अलर्ट मैंने डाल रखा है जो कि आपके सामने यहां पर राइट में लिख रखा है कि डू नॉट चेक अनदर आंसर्स ऑन गूगल, डिफरेंट आंसर्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। समझदारी बन रही है सभी की? तो इस तरीके से हमारी आपसे ये पूरी की पूरी बात हो गई, और इसके बाद में आगे की पूरी और रणनीति मैं आपके संग शेयर करूंगा। यदि बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमारे को जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी समस्या ही हम लोगों के लिए एक शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम आपके लिए बहुत कुछ और कर सकते हैं। और यदि आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है और डिटेल में कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, और मैं आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीट के रिगार्डिंग करना है, या फिर कहीं आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे नंबर 8279996671 पर आप कॉल करिए और टाइम प्रोवाइड करवाइए, टीचर से एकेडमी आइए और एनालिसिस करिए, और अपने आप को एक डॉक्टर बनकर अपने माता पिता, स्वयं को और अपने गुरुजनों को लाभान्वित कीजिए। बेटा फिर मैं मिलता हूं, फिर आऊंगा मैं इसी तरीके से आपके संग एक इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस लेते हुए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।